नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो हमारी सीरीज़ है जिसमें हम डेली लूसेंट के जो MCQs हैं उनको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हम एक लगाते हैं। तो आज हमारा ये 10वां प्रैक्टिस सेट है और आज हमारे क्वेश्चंस की जो संख्या है वो 200 के पार पहुँच जाएगी, क्योंकि अभी तक हम 9 पार्ट्स के अंदर कवर कर चुके हैं 180 क्वेश्चंस को विद एक्स्ट्रा फैक्ट। तो अगर आपने उनको नहीं देखा, प्लेलिस्ट में जाके उस पूरी लिस्ट को देख सकते हो। आज की वीडियो में भी मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं और उनको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उनसे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं सभी को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के एंड में आपको अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये एक गलत स्टेटमेंट है। देखिए, आर्यों की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, तो ये आपका यहीं से सही हो जाएगा कि आर्य जब ग्रामीण में निवास करते थे तो नगरों में निवास का उनका सवाल ही नहीं उठता। यहाँ से आपके 2-3 प्रश्न और क्लियर हो जाते हैं। एक तो ये, आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्य घुड़सवारी करते थे और घोड़े के ही दम पर उन्होंने अपने आसपास के जो प्रदेश थे वो जीते थे। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। तो भारत के अंदर जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वो स्थित है सांची में। सांची कहाँ आता है? ये मध्य प्रदेश में आता है। निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक है, सांची स्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था और यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। इसके अलावा अगर हम बात करें अशोक की, तो अशोक ने एक और जो स्तूप है बौद्ध स्तूप वो है भरुत। तो पूछा जाता है भरुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया और ये इसका संबंध किस धर्म से है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अशोक ने ही इसका निर्माण करवाया था। चलिए अगला है, संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था। जैसा आपको पता है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, ये जब इसकी स्थापना होती है तो यहाँ एक सदस्य आयोग था। इसके अंदर केवल एक सदस्य होता था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था, तो पूरे भारत का। लेकिन 1989 में, वर्ष 1989 में राष्ट्रपति ने इसको कितने सदस्य का कर दिया? 3 सदस्य का कर दिया। हालांकि कि कुछ टाइम के बाद इसको वापस 1 सदस्य कर दिया गया, लेकिन ऑफिशियली फिर बाद में 1993 में इसे 3 सदस्य आयोग बना दिया गया। तो पहली बार कब बनाया गया? 1989 में। अगर हम चुनाव आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को। पूछी जाती है चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी को होती है, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगर हम संविधान की बात करें, संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पर है? तो संविधान का भाग 15 चुनाव आयोग के बारे में बताता है और आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक ये चुनाव आयोग से संबंधित है। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे भारत के? तो उनका नाम था सुकुमार सेन और वर्तमान में है सुशील चंद्रा। अगला है, निम्न में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। तो ये प्रतिपादित किया था, यह जो सिद्धांत था, ये जो स्टेटमेंट था, ये दिया था आजीवकों ने। ठीक है, जो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे या जो उनके संत थे, उनके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो थे मक्खाली घोषाल। और आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन सा मौर्य शासक आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगला है, विष्णु भगवान के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत क्या है? तो भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए थे, उनकी जानकारी हमें कौन से पुराण से मिलती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है और सबसे प्रामाणिक पुराण भी इसे ही माना जाता है। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। और अगर हम पुराणों की बात करें तो कुल पुराणों की संख्या कितनी है? तो कुल पुराणों की संख्या है 18। ये भी पूछी जाती है। अगला है, जैन साहित्यों को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। जब हमने जैन धर्म पढ़ा था वहाँ पर हमने जैन साहित्यों को, जैन ग्रंथों को बहुत ही डिटेल में वहाँ पे हमने पढ़ा था। तो आप जैन ग्रंथ जो धर्म वाली वीडियो है वहाँ जाके आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो जैन साहित्यों को क्या कहा जाता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, आगम। भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? तो सबसे बढ़िया और सबसे योजनाबद्ध तरीके से बसा हुआ शहर कौन सा है भारत का? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ एक केंद्र शासित प्रदेश है, साथ ही यह पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। किन 2 प्रदेशों की राजधानी है? पंजाब और हरियाणा की। इसके जो आर्किटेक्चर थे, जो इसके शिल्पकार थे, उनका नाम था ली कर्बूजियर। ठीक है, तो कर्बूजियर इसके आर्किटेक्चर थे या इसके शिल्पकार थे। चलिए
अगला है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? तो जो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है ये कहाँ है? तो यह रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला है भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? देखिए ऑपरेशन फ्लड, इसे दुग्ध क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इसे ही व्हाइट रेवोल्यूशन या श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किससे संबंध था इसका? तो दूध उत्पादन से इसका संबंध था और ये हुआ था 1970 में शुरू। ठीक है, तो श्वेत क्रांति पूछेगा, दुग्ध क्रांति पूछेगा या ऑपरेशन फ्लड पूछेगा, सभी एक ही नाम है और इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में। श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो बंगाल जो हमारा मानसून आता है, देखिए दो शाखाओं से मिलकर आता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून जिसको कहा जाता है। भारत के अंदर जो अधिकतम वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। उसकी दो शाखाएं हैं, एक है अरब सागर से आता है, एक बंगाल की खाड़ी से आता है। और जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है दोनों ही शाखाओं से, जहाँ पर बारिश होती है वो स्थान है पंजाब। अगला है हेवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? देखिए हेवलॉक द्वीप जो है यह अंडमान में स्थित है और इसका जो नया नाम है वह है स्वराज द्वीप। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस द्वीप का नया नाम क्या है? तो हेवलॉक द्वीप इसका पहले पुराना नाम था, वर्तमान में इसका नाम बदल कर दिया गया है स्वराज द्वीप और यह अंडमान में स्थित है। अगला है निम्न में से किसे अग्नि द्वीप कहा जाता है? तो अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है आइसलैंड को। ठीक है, आइसलैंड को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है, यह आपको याद रखना है। अगला है सारगेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? देखो सारगेसो समुद्र जो है यह अटलांटिक महासागर में स्थित है और इस समुद्र को, इस महासागर को महासागर या मरुस्थल भी कहा जाता है। तो महासागर का मरुस्थल किसे कहा जाता है? जो ये सारगेसो समुद्र है इसे कहा जाता है। इसे सर्वप्रथम किन देश के नाविकों ने देखा था? तो स्पेन के नाविकों ने इसे सर्वप्रथम देखा था, ये भी पूछा जाता है। अगला है एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? देखिए देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड कैसे होते हैं? लॉन्गिट्यूड हमारे जो उत्तरी ध्रुव है और जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है, ये जो मिलती हैं ये लाइनें, इन्हें लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। तो इनके बीच की दूरी सर्वाधिक कहाँ पर होती है ये पूछा जा रहा है। तो अगर आप देखें यहाँ पर हमारी इक्वेटर होती है तो विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है। जहाँ पर धीरे धीरे जैसे ये इक्वेटर की ओर बढ़ते हैं इनकी बीच की दूरी बढ़ती जाती है, यहाँ पर मैक्सिमम होती है और फिर धीरे धीरे ये और कम होने लग जाती है। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ पर होती है और कितनी होती है? तो लगभग 111 किलोमीटर की ये दूरी होती है। चलिए अगला है भारतीय रेलवे ने अपने हेल्पलाइन नंबरों को एक ही नंबर में एकीकृत किया है, वह नंबर क्या है? तो भारतीय रेलवे ने जो उसके अलग अलग हेल्पलाइन नंबर थे उन सब का एक बना दिया है। अब एक ही नंबर आपका होगा रेलवे में, कुछ भी अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो एक ही नंबर होगा। तो वो नंबर है ऑप्शन बी 139, यहाँ पे हमारा ये राइट आंसर है। अगला है हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन का उत्पादन क्या हुआ था? तो देखिए हरित क्रांति का जो प्रभाव पड़ा था मोटे अनाज और दलहनों के ऊपर, तो इनके ऊपर नकारात्मक जो प्रभाव था वो पड़ा था, इनका जो उत्पादन था वो घट गया था। ठीक है, तो हरित क्रांति के दौरान जो दलहन था और जो अनाज थे इनका उत्पादन घट गया था, ये आपको याद रखना है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है यह बंगाल में स्थित है, बंगाल के दुर्गापुर में स्थित है और इसे ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से यहाँ पर स्थापित किया गया। इसको 1956 में स्थापित किया गया और इसके अंदर जो उत्पादन शुरू हुआ वो 1962 से स्थापित यहाँ पर शुरू हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा चुका है पेपर के अंदर उत्तराखंड में भी कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो ब्रिटेन के सहयोग से इसे बनाया गया है। अगला है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई? यानी कि यहाँ पे सेबी की बात हो रही है। सेबी की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1988 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया ये भी पूछा जाता है। तो सेबी को संवैधानिक दर्जा 1992 में दिया गया। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, क्या पूछ रहा है, स्थापना पूछ रहा है या संवैधानिक दर्जा पूछ रहा है? संवैधानिक दर्जा 92 में, स्थापना 1988 में। ठीक है, सेबी करता क्या है? तो कई बार ये प्रश्न भी आता है कि जो स्टॉक मार्केट है उसको कौन चलाता है, उसको कौन कंट्रोल करता है? तो सेबी के द्वारा ही स्टॉक मार्केट को कंट्रोल किया जाता है।
वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो देखिए जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है यह IBRD के द्वारा इसे जारी किया जाता है 1978 से, ठीक है। तो जो वर्ल्ड विकास रिपोर्ट है हमारी, विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? IBRD। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और इसे ही वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मुख्यतः जो वर्ल्ड बैंक होता है वो इसे ही कहा जाता है IBRD। तो अगर आपको ऑप्शन में IBRD ना मिले तो आप वर्ल्ड बैंक आपको ऑप्शन में मिलेगा, आप उसको भी टिक कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला है, विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो विश्व के अंदर जो पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी वो 1825 में चलाई गई थी, और ये रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये लंदन में चली थी, स्टॉकटोन से डार्लिंगटन तक ये चली थी, ठीक है। तो 1825 में इंग्लैंड के लंदन में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। भारत के अंदर 1854 में, 1853 में यह रेलगाड़ी चलाई गई थी। आप इसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा इनमें कन्फ्यूज़न है, 53 है या 54 में। तो मुंबई से थाने के बीच यह पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी डलहौसी के टाइम पर, ठीक है। तो ये आपको देखना है। पहली विश्व की बात करेगा तो 1825 है, यहाँ पर ये कंफर्म है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो हमारी डेली सीरीज़ है लूसेंट MCQs प्रैक्टिस सेट सीरीज़, उसका हमने भाग 10 यहाँ पर देखा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और देखिए इस सीरीज़ के अंदर मैं आपके लिए केवल सेलेक्टिव क्वेश्चन लेकर आता हूँ, और उनके साथ की जो एक्स्ट्रा नॉलेज होती है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी सेलेक्टिव क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है केवल उनको मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, ताकि एक क्वेश्चन के साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी कवर हो जाएँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।